हेलो बच्चों, हमारी एनसीईआरटी ब्रेन बूस्टर सीरीज में हम लोग आ गए थे आगे के पार्ट में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, है ना। 11th का ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ है और एक टॉपिक उसका अभी रनिंग में है। और पैरेलली हमने बोला था कि पैरेलली हम 12th का भी टॉपिक लेकर चलेंगे। तो आज हम लोग 12th का टॉपिक लेकर शुरुआत करने वाले, ठीक है। बड़ा ही, अगर हम बोलें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वेटेज इसका जो है, हमने अगर एग्ज़ाम में देखें जो नीट का जो लेटेस्ट जो नया पैटर्न है उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन बॉटनी और जूलॉजी दोनों में ही पूछे गए हैं। और अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात है तो मुझे एग्जैक्ट तो अभी याद नहीं एग्जैक्ट फिगर, बट 6 to 7 क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक से, या इसके बोला जाए दोनों चैप्टर से आए हुए हैं। ये टॉपिक एक्चुअली 2 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले चैप्टर को हम पार्ट 1 बोलते हैं, दूसरे चैप्टर को हम पार्ट 2 कहते हैं, ठीक है। तो उसी दोनों चैप्टर से ये टॉपिक रिलेटेड है। कौन सा टॉपिक है भाई? टॉपिक है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और एनसीईआरटी को ही हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारी सीरीज का नाम है एनसीईआरटी ब्रेन बूस्टर। और एनसीईआरटी में इस टॉपिक को लेकर क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या पॉइंट बताए गए हैं, उन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए इस पूरी सीरीज से। इसमें कई पार्ट्स होने वाले हैं। आज हम लोग एपिसोड 1 को स्टार्ट करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी को समझेंगे, ठीक है। इन सबको या इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या बेसिक्स है कि सबसे पहली बात है कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, और इसके बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हमें सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा कि बायोटेक्नोलॉजी भाई हम कहते किसको हैं, कि बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ जो है कंबाइन होते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, और एक ब्रांच बनती है, एक साइंस की नई फील्ड बनती है जैसे कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। ये फील्ड अभी रिसेंट कुछ डिकेड्स पहले ही इस फील्ड की, इस ब्रांच की शुरुआत हुई है। तो अगर हम बोलें कि साइंस की एक बहुत नई ब्रांच है और एक बहुत ही ऐसी ब्रांच है जिसमें पॉसिबिलिटीज का कोई मतलब बाउंडेशन नहीं, कितनी पॉसिबिलिटीज है इस ब्रांच में, इस ब्रांच को हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेन अगर मैं बात बताऊं तो अभी केवल कोर ऐसी मतलब कोर फील्ड्स हैं जिसके बारे में हम इसको यूज कर पा रहे हैं, जिसमें हम यूज कर पा रहे हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जिसके बारे में बायोटेक्नोलॉजी का अभी यूज करना, अभी उसे एक्सप्लोर करना बाकी है, ठीक है। तो समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी है क्या बच्चों। बायोटेक्नोलॉजी ये हो जाता है एक कॉमन डिफिनीशन, अगर हम समझें कि बायोटेक्नोलॉजी किसे कहेंगे। यदि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, या तो उनसे हम सर्विसेज लेते हैं या तो उनसे हम प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, तो ये किस सेगमेंट में आता है? ये आता है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी if we are using living organism for our welfare, for our benefit, and they are providing us either services or product, then that will be termed as biotechnology. So ये साइंस की एक ब्रांच है जो इसके बारे में स्टडी करता है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से सर्विसेज और प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जाए। मैं ये वर्ड बार बार यूज करूंगा, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट का, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाएगा कि सर्विसेज क्या होती हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, और कैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। मैं इन दोनों पॉइंट्स पे थोड़ा सा स्ट्रेस दूंगा इन पॉइंट्स को समझने के लिए, तो आगे की जो पॉसिबिलिटीज, आगे के जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। सर्विसेज क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, इन दो पॉइंट को समझें। जैसे हम लोग कभी मार्केट में जाते हैं, हम गए हेयर कट कराने, ठीक है। तो हेयर कट कराने वाला जो बार्बर होता है वो क्या करता है? वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है।
तो वो आता है हमारी जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हेयर कट करता है। और यदि हम किसी शूज़ के स्टोर में जाते हैं, शूज़ के शॉप में जाते हैं और हम वहाँ से लेते हैं भाई हमें शूज़ चाहिए, तो वो क्या करता है, वो हमें प्रोडक्ट देता है। कई बार रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो हमें सर्विसेज और प्रोडक्ट दोनों देते हैं। तो कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें सर्विसेज मिलती हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। इसी तरह से यदि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज उससे मिलने वाली सर्विस के लिए करें, या किसी माइक्रो या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, सभी हैं, किसी ऑर्गेनिज्म का यूज हम उससे मिलने वाले प्रोडक्ट के लिए करें, तो ये जो इसकी स्टडी है यानी सर्विसेज और प्रोडक्ट, ये जो ब्रांच है साइंस की जो ऑर्गेनिज्म से मिलने वाली सर्विसेज और प्रोडक्ट को डील करती है, इस ब्रांच को कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। ये बड़ी सिंपल सी डिफिनेशन है इसकी। ठीक है, तो हमारे कोर्स में क्या है, तो हमारे कोर्स में ये है कि बायोटेक्नोलॉजी कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करता है। सबसे पहली बात, यानी अगर हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना है तो किस तरीके से यूज़ करेंगे, क्या प्रोसेस है उसके, क्या टूल्स हैं उसके, वो पूरा आ जाएगा इसके पहले पार्ट में, जो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 1 है, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। जो सेकेंड पार्ट आएगा उस पार्ट को हम कहेंगे एप्लीकेशन की, यानी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में जो कुछ हमने पढ़ा है उसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हमें बेनिफिट मिले। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग बच्चों 2 पार्ट पढ़ेंगे। एक पहला पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर 1 है इसका, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। दूसरा जो पार्ट आएगा उसमें हम उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी या इसके प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस को शुरू करने से पहले एक बड़ा बेसिक सा इसका डिफिनीशन है और वो डिफिनीशन हमें देखना पड़ता है। ठीक है, अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें, सो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक of using living organism or their enzyme for product and processes helpful to human। जो हमने बात कही कि यदि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अब यूज करें सर्विसेज ऑब्टेन करने के लिए, सर्विसेज मतलब प्रोसेसेस हो गया, या प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए यानी प्रोडक्ट्स हो गया, तो उसे कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। हमने एक बात बोली कि ये अभी बहुत ही रिसेंट में डिस्कवर हुई ब्रांच है, अभी ऐसी ब्रांच है जिसकी डिस्कवरी अभी बहुत कुछ डिकेड्स पहले ही हुई। लेकिन जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज अपने बेनिफिट के लिए तो हम हजारों साल से करते आ रहे हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल हो गया दही जमाना। ठीक है, कर्ड हम लोग बनाते हैं, तो कर्ड बनाते हैं तो उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज करते हैं, और दही या बोला जाए मिल्क प्रोडक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज तो भाई युगों युगों से करते आ रहे हैं। श्री कृष्ण जब अपने उनकी बाल लीला मतलब अपने बचपन में हम बात करें तो वो मक्खन चुराते थे। मक्खन कैसे बनेगा भाई, दही से बनेगा, जब तक दही नहीं होगा तब तक मक्खन नहीं बनेगा, और दही कैसे बनेगा, लैक्टोबैसिलस से। तो ये हो गया ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी यानी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी हम इसको बोल सकते हैं कि हम यूज कर रहे थे अपने बेनिफिट के लिए, बट उसे अभी टेक्नोलॉजी का हमने रूप नहीं दिया है, टेक्नोलॉजी का हमने उसे कुछ भी नाम नहीं दिया है, तो उसे हम कहेंगे ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। फिर हम अल्कोहल प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं, अल्कोहल प्रोडक्शन भी हजारों साल से होता आ रहा है। फिर लोग इडली बनाते हैं, ढोकले बनाते हैं, भटूरे बनाते हैं, उन सभी में फर्मेंटेशन कराते हैं, उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि कन्वेंशनल या जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है वो तो हम हजारों साल से यूज कर रहे थे, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से या तो सर्विसेज ले रहे थे या प्रोडक्ट ले रहे थे। बट उसे हमने जब
टेक्नोलॉजी का फॉर्मेट दिया, यानी जब उसमें मॉडिफिकेशन करना शुरू किया, तो वहां से शुरुआत हुआ किसका, न्यू बायोटेक्नोलॉजी का। तो बायोटेक्नोलॉजी हमने बोला अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म which are useful for human to providing them either services or product, या तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोडक्ट प्रोवाइड। इन्हीं दो पे हमें ये पूरा जो बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ये डिपेंड करता है, और इन्हीं दोनों पे हमें पूरे को डिस्कवर करना है। ठीक है, अब बात आती है कि यूरोपियन फेडरेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, यूरोपियन फेडरेशन। ठीक है, क्या है यूरोपियन फेडरेशन भाई, समझेंगे। यूरोपियन फेडरेशन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बायोटेक्नोलॉजी से डील करता है, और उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की एक बड़ी ही साइंटिफिक डेफिनेशन दी है। क्या साइंटिफिक डेफिनेशन है, हमारे एनसीईआरटी में लिखी हुई है, कई बार लोगों को थोड़ी कम समझ में आती है। आज हम उसको देखेंगे कि वो बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन कहती क्या है। इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, cells, parts thereof and molecular analog for product and services। समझने की कोशिश करो, बायोटेक्नोलॉजी एक इंटीग्रेशन है, एक समेशन है, एक फ्यूजन है, किसका, नेचुरल साइंस का और लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, नेचुरल साइंस के साथ और कई चीजें फ्यूजन में पाई जा सकती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल हो सकती है, उसका कोई बॉडी पार्ट हो सकता है, या सेल से मिलता जुलता स्ट्रक्चर हो सकता है, या कोई मॉलिकुलरली सिमिलर स्ट्रक्चर हो सकता है, इसीलिए बोला गया है मॉलिकुलर एनालॉग। तो अगर नेचुरल साइंस के साथ इनमें से कुछ भी फ्यूज करके हम एक नया सिस्टम इनकॉर्पोरेट करते हैं जो ह्यूमंस के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो उसे कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। मतलब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे क्या, हम नेचुरल साइंस के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर सकते हैं, नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नेचुरल साइंस के साथ उसकी कोई सेल यूज कर सकते हैं, नहीं सेल मिला तो सेल का कोई पार्ट यूज कर सकते हैं, सेल का पार्ट भी नहीं है तो उसके सेलुलर स्ट्रक्चर के कोई सिमिलर स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर एनालॉग। क्यों यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे हमने प्रोडक्ट किसके संदर्भ में कहा था और सर्विसेज किसके संदर्भ में कहा था, तो इन दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको, बायोटेक्नोलॉजी को। अब जब हमने ये नई ब्रांच को खोजा है और नई ब्रांच को जब हमने डिस्कवर किया, तो पता चला कि भाई इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, और कई ऐसे फील्ड हैं जिसमें हम ऑलरेडी इस ब्रांच को यूज कर रहे हैं। कौन कौन सी फील्ड है, कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, समझते हैं। कुछ एक बेसिक पॉइंट्स हैं, यानी बायोटेक्नोलॉजी कौन कौन सी चीजों से डील करता है, कर सकता है। सकने वाली पॉसिबिलिटीज तो अभी बहुत है, लेकिन कई ऐसी कोर फील्ड हैं जिसमें अभी भी बायोटेक्नोलॉजी डील कर रहा है, जो हमारी एनसीईआरटी में दिया है। जैसे कहाँ डील कर रहा है भाई, माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोसेसेस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हम प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज। जैसे कर्ड बनाना, ब्रेड बनाना, वाइन बनाना, इन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो ये क्या है भाई, बायोटेक्नोलॉजी है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल लेबोरेटरी प्रोसेसेस जो होते हैं, अगर आपको याद होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने पढ़ा था टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में जो भी आर्टिफिशियल प्रोसेसेस परफॉर्म किए जाते हैं, वहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही यूज किया जाता है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, और वो भी किसका एग्जाम्पल है, बायोटेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है। सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ अ जीन, हम कोई आर्टिफिशियल हम जीन भी बना सकते हैं, या किसी जीन को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज भी कर सकते हैं, दोनों बातें। ठीक है, हम कोई जीन बना भी सकते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया, कैसे हुआ वो हम आगे डिस्कस करेंगे आगे के एपिसोड्स में। तो हम जीन बना भी सकते हैं
और जीन को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज भी कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ए डीएनए वैक्सीन, किसी डीएनए को वैक्सीन की तरह भी यूज किया जा सकता है और ये भी बायोटेक्नोलॉजी में पॉसिबल है। हम आगे देखेंगे कि कैसे हमने डीएनए को वैक्सीन की तरह यूज किया। करेक्शन ऑफ ए डिफेक्टिव जीन, किसी की बॉडी में जीन म्यूटेशन है, कोई म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट है जो डिफेक्टिव जीन है, नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो हम बायोटेक्नोलॉजी से उस जीन या बोला जाए डिफेक्टिव जीन का या म्यूटेटेड जीन का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं जब हम बायोटेक्नोलॉजी को स्टडी करेंगे और इसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए या बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए, वो है जो कोर टेक्निक है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का। हम बोल रहे हैं जो कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी है या जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है, उससे आज की बायोटेक्नोलॉजी कैसी अलग है। क्यों अलग है? तो भाई आज हम करते हैं जीन मॉडिफिकेशन। आज हम क्या करते हैं? जीन मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके हम किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव करने के बाद हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे यूज कर सकते हैं, चाहे प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए या सर्विसेज ऑब्टेन करने के लिए। ठीक, समझ में आपको आ गया होगा। तो बायोटेक्नोलॉजी में यही आया, हम क्या करेंगे? जीन मॉडिफिकेशन। ठीक है, जीन मॉडिफिकेशन। और जो जीन मॉडिफिकेशन है उसे हम क्या नाम देते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जो कोर टेक्निक है वो क्या है? जीन मॉडिफिकेशन है, जीन मॉडिफिकेशन। और जीन मॉडिफिकेशन समझने के लिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि जीन मॉडिफिकेशन है क्या। जैसे मान लीजिए, जैसे मुझे कुकिंग का शौक है, या आपको भी हो सकता है किसी को कुकिंग का शौक हो, है ना, और मुझे कुछ अच्छा बनाना है, कुछ अच्छा है जो कुक करना है, तो मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक, मेरे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, रॉ मटेरियल होना चाहिए हमारे पास। जो हाइजीनिक यूटेंसिल, साफ सुथरे जो बर्तन होना चाहिए, हमारा किचन भी साफ सुथरा होना चाहिए, और जो भी एरिया है जहां पर हम कुकिंग करेंगे वो एरिया भी साफ सुथरा होना चाहिए, वहां कोई कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। और दूसरा, हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कुकिंग कैसे करनी है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी वही है या जीन मॉडिफिकेशन भी वही है। इसके दो फील्ड हैं। एक फील्ड है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, हमें मालूम होना चाहिए कि जीन मॉडिफिकेशन कैसे करना है, और दूसरा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस की, जहां पर हमें जीन मॉडिफिकेशन करना है वहां पर कोई कंटेमिनेशन प्रेजेंट ना हो। ठीक वैसे जहां हमें कुकिंग करनी है वहां पर कोई कंटेमिनेशन प्रेजेंट ना हो, जिससे कि हमारा जो हम बना रहे हैं, जो फूड, जो रेसिपी, जो भी हम बना रहे हैं, उसका टेस्ट खराब ना हो। तो वैसे ही है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए हमें भाई रॉ मटेरियल चाहिए, हमें टूल्स चाहिए, हमें, जैसे हमने बोला कुकिंग के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें यूटेंसिल्स चाहिए, और हमें उस प्रोसेस को परफॉर्म करने आता हो, यानी हमें जो कुकिंग का प्रोसेस आता हो। तो वैसा ही है कि टूल्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, और ये टेक्निक परफॉर्म करनी आती है। और दूसरी चीज, दूसरा जो फील्ड है वो क्या है? एम्बियंस वहाँ का हाइजीनिक होना चाहिए, जिससे कि मिलने वाले प्रोडक्ट में कोई कंटेमिनेशन ना हो, कोई एबनॉर्मलिटी ना हो, जो नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई प्रोडक्ट ना बने। ठीक है, तो ये कोर टेक्निक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में जब हम लोग बच्चों बात करेंगे तो केवल दो चीजों की बात करेंगे, या तो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस परफॉर्म करना आता हो, रॉ मटेरियल हो, टूल्स हो, या फिर हाइजीनिक एटमॉस्फेयर या हाइजीनिक एम्बियंस कैसे मेंटेन करेंगे, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं कोर प्रोसेस आपसे डिस्कस करूंगा कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। अभी मैंने एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल दिया कि भाई मान लो हमें कुकिंग करनी है, हमें खाना बनाना है, तो हमारे पास रॉ मटेरियल अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का, हमारे पास बर्तन साफ सुथरे होने चाहिए, और हमें खाना बनाने आना चाहिए।
तो ये दो फील्ड हो गई। लेकिन जो जीन मॉडिफिकेशन या जो जेनेटिक इंजीनियरिंग परफॉर्म की जाएगी वो किस तरह से परफॉर्म की जाएगी, तो इस पूरे जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस का मैं यहाँ पर एक फ्रेम आपसे डिस्कस करूंगा। और ये फ्रेम अगर आपको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फ्रेम आपको अगर समझ में आ गया तो आगे हम जो भी पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं वो इसी फ्रेम से रिलेटेड है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में हो सकता है डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिया हो, लेकिन आगे के टॉपिक्स को एनसीईआरटी को समझने के लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जीन मॉडिफिकेशन की, बात करेंगे कैसे होता है जीन मॉडिफिकेशन। ध्यान से सुनो। मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई डीएनए है, एक डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, अब इस डीएनए में एक खास तरह का जीन प्रेजेंट है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, डीएनए है और डीएनए में जीन प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और हम उसे नाम दे रहे हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जीओआई, जीन ऑफ इंटरेस्ट याद रखना, या हम इसे डिजायर्ड जीन भी कहते हैं। यानी ये वो जीन है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसको लेकर हम आगे के प्रोसेस की बात करेंगे। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे डीएनए में से, ये क्या है भाई, ये डीएनए है, इस पूरे डीएनए में से इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम अलग करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता रहा हूं। इस पूरे डीएनए में से जो हम देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, इसमें से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को बच्चों अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, कट करेंगे। और इसे कट करने के लिए हम एक एंजाइम यूज करेंगे जिसका नाम है न्यूक्लिएज। एक एंजाइम यूज करेंगे जिसका नाम है न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज वो एंजाइम है जो डीएनए को कट करता है। कैसा न्यूक्लिएज है, क्या इसकी खासियत है, क्या इसमें इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बट हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लिएज एंजाइम का यूज किया और हमने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने पेरेंट डीएनए से सेपरेट कर लिया। भाई बड़ी अच्छी बात है। तो हम इस प्रोसेस में पहले तो ये हम करेंगे, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या जो डिजायर्ड जीन है उसको हमने सेपरेट कर लिया। क्या नाम दे रहे इसे, जीन ऑफ इंटरेस्ट। याद रहेगा, एकदम याद रहेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम लेंगे एक बैक्टीरिया, कॉमनली जैसे हमने मान लो ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। इस बैक्टीरिया में पाया जाता है एक सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर आपको याद होगा, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं इसे प्लाज्मिड के नाम से। ठीक है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और उसके लिए हमें जरूरत है ई कोलाई बैक्टीरिया की। हमने एक एग्जांपल लिया और इसमें एक सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। सबने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा होगा प्लाज्मिड को पाया जाना, बड़ी अच्छी बात है। अब हम इस प्लाज्मिड को इस बैक्टीरिया से बाहर निकालेंगे। ये हमने सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए निकाला। अब क्या करेंगे, जिस न्यूक्लिएज एंजाइम से हमने ऊपर डीएनए को कट किया था, जिस न्यूक्लिएज एंजाइम से कट किया था, उसी न्यूक्लिएज एंजाइम का हम यहाँ पर यूज करेंगे इस प्लाज्मिड को कट करने के लिए। किसको यूज करेंगे, न्यूक्लिएज एंजाइम का यूज करेंगे। हमने प्लाज्मिड को यहाँ पे कट किया। प्लाज्मिड कैसा है भाई, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। जब हम इसको कट कर देंगे तो ये प्लाज्मिड कैसा हो जाएगा, इसका जो सर्कुलर नेचर है वो अब खत्म हो जाएगा। इसकी सर्कुलर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कोई रिंग है उसको कट कर दो तो वो कैसा हो जाएगा, या तो स्ट्रेट हो जाएगा या तो सेमी सर्कल हो जाएगा। हमने कंफर्ट के लिए लिया कि भाई ये अब कटने के बाद
इसको कट करने के बाद इसका शेप कुछ ऐसा हो गया। अब जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसको हम ऐड करेंगे किसमें, प्लाज्मिड में। किसकी मदद से ऐड करेंगे, एक दूसरे एंजाइम की मदद से ऐड करेंगे जिसका नाम है लाइगेज। और ऐड करने के बाद अब हमें जो प्लाज्मिड मिलेगा, बच्चों वो कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, प्लाज्मिड मिलेगा क्योंकि इसमें अब हमने क्या ऐड किया है, एक डिजायर्ड डीएनए या डिजायर्ड जीन ऐड किया। तो अब जो ये हमने डिजायर्ड जीन ऐड किया है, किसमें ऐड किया है, प्लाज्मिड में। तो अब इसमें हमें जो प्लाज्मिड है उसमें एक हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होगा जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और एक प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, ये दोनों का फ्यूजन हो गया। अब इस डीएनए की अगर हम बात करें तो ये ना पूरी तरह से जीन ऑफ इंटरेस्ट के जैसा है और ना पूरी तरह से प्लाज्मिड के जैसा है, तो इसे हम नाम देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या नाम देते हैं बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है और नए तरह का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसे नाम देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आगे और इसमें बातें हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम वापस किस में डाल देंगे, ई कोलाई बैक्टीरिया में। हमने किस में डाल दिया, ई कोलाई बैक्टीरिया में। ई कोलाई बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया, और जब ई कोलाई बैक्टीरिया में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया तो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अब इस बैक्टीरिया को हमने क्या दिया, कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम दिया तो ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ प्लाज्मिड का भी मल्टीप्लिकेशन पाया जाएगा। देखो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में मल्टीप्लिकेशन हुआ, और अब ये कितने रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो जाएंगे, 2। कितने रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो जाएंगे, 2। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब हमने क्या किया है बच्चों, इस पूरे प्रोसेस में हमने एक डिजायर्ड जीन से उसकी एक और डिजायर्ड जीन को बना लिया, यानी एक जीन की हमने कॉपी बना ली। और इस प्रोसेस को हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, क्लोनिंग के प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, क्लोनिंग। यानी हमारे पास एक जीन ऑफ इंटरेस्ट था, अब हमने उसकी एक कॉपी बना ली, अब हमारे पास 2 हो गए हैं, ये क्लोन बन चुका है। और ये जो पूरा प्रोसीजर है, इसी प्रोसीजर को हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, और इस पूरे प्रोसीजर को हम नाम देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और भी इसमें मॉडिफिकेशन है, लेकिन वो हम मॉडिफिकेशन आगे डिस्कस करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब क्या क्या पॉइंट इसमें आ जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट ध्यान से सुनो। एक आ गया, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है उसमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये फॉरेन जीन है, क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिज्म से आया है, इसकी ओरिजिन अलग है। इसे फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन भी बोल सकते हैं, या इसे पैसेंजर जीन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, पैसेंजर जीन। पैसेंजर जीन। और पैसेंजर जीन को जो प्लाज्मिड कैरी कर रहा है उसे हम नाम देते हैं वेक्टर। जो प्लाज्मिड कैरी कर रहा है उसे हम क्या नाम देते हैं, वेक्टर। और जिस ऑर्गेनिज्म में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें एक फॉरेन डीएनए भी प्रेजेंट है, तो फॉरेन डीएनए की प्रेजेंस की वजह से इसे कहा जाता है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए फॉरेन डीएनए इट इज नोन एज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। और अब ये अपने ओरिजिनल जीनोम में नहीं है, इसमें मॉडिफिकेशन हो गया है, तो इसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीएमओ भी कहते हैं।
ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कह लो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए फॉरेन जीन, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कह लो क्योंकि अब इसका जो डीएनए है वो पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, अब इकोलाई बैक्टीरिया अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, क्या हो चुके हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, दो डीएनए के फ्यूजन से जो बना है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। पैसेंजर डीएनए क्या होता है, जो डीएनए बाहर से आया है वही फॉरेन डीएनए है, वही पैसेंजर डीएनए है, उसको लोड किया जाएगा किसके ऊपर, वेक्टर के ऊपर। वेक्टर कौन है भाई, प्लाज्मिड है। वेक्टर के ऊपर लोड किया और इसको लोड करके हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक ई कोलाई में, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में। लोड करने के बाद जो है ये जो ई कोलाई है ये होस्ट का काम करेगा। ठीक है, किसका काम करेगा, होस्ट, याद रखना। जिसमें हमने ट्रांसजेनिक ऑर्गेन, जिसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस किया है उसे हम होस्ट कहते हैं। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के इंट्रोडक्शन के बाद उसे कहा जाता है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है और अब उसमें क्या हो चुका है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो चुका है, तो इसलिए उसे और क्या कहा जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीएमओ। ठीक है, तो ये आप प्रोसेस, ये डायग्राम बना लेना। इसी के छोटे छोटे कंपोनेंट्स को हम पूरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे और आगे इसी प्रोसेस के और क्या क्या यूज हैं। और ये प्रोसेस ऐसा नहीं कि ऐसा ही चलता है, इसमें आगे जाके पाथ चेंज भी हो सकता है, आगे जाके हम कई नई चीजें भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन एक ट्रेडिशनल पाथवे हम इसको बोल सकते हैं जिसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जीन मॉडिफिकेशन या क्लोनिंग का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको समझ में आया। हमने कहा जीन मॉडिफिकेशन के लिए हम दो एरिया यानी दो टेक्निक पर काम करेंगे, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग पर फोकस रहेगा और दूसरा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस पर फोकस रहेगा। क्या कह रहे हैं, दोनों प्रोसेस समझते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इट इज द टेक्निक इन विच अ जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए इज केमिकली अल्टर्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंज इट्स फिनोटाइप। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी डीएनए या आरएनए के स्ट्रक्चर को अल्टर करते हैं, अल्टर मतलब चेंज करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और उसे होस्ट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं और होस्ट की बॉडी में जब वो जाता है तो वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग वो फिनोटाइप एक्सप्रेस करता है, तो हम फिनोटाइप चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। क्यों नेसेसरी है, इट इज़ नेसेसरी इन केमिकल इंजीनियरिंग फॉर ग्रोइंग डिजायर्ड माइक्रोब। डिजायर्ड माइक्रोब मतलब जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमें ज़रूरत है केवल वही ग्रो करे, कोई अनडिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अनडिजायर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे, जिससे कि कोई कंटेमिनेशन ना हो और जो प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए वो प्रोडक्ट हमें अपनी बेस्ट क्वालिटी में मिल पाए। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल इन अ लार्ज क्वांटिटी टू मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम एक्सेट्रा। तो हम क्या बेसिकली प्रोड्यूस करा सकते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करा सकते हैं, वैक्सीन और एंजाइम प्रोड्यूस कराते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट हमें जो होती है वो इन्हीं की होती है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको और आगे बढ़ते हैं। तो ये डायग्राम भी आप बनाते चलिएगा, पॉज करते चलिएगा, तभी आप इसको टॉपिक को समझ पाएंगे। जितना धीरे धीरे इस टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे बच्चों उतना आसानी से समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम आ जाएंगे अब उसी पॉइंट पे कि यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया है, इस पूरे चार्ट में जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है उसी को एनसीईआरटी ने पॉइंट बनाकर लिखने की कोशिश की है, लेकिन जब तक डायग्राम नहीं रहेगा बच्चों तब तक हमें पॉइंट समझ में नहीं आएगा। क्या बोला गया है, There are three basic steps involved in gene modification of any organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन मॉडिफिकेशन में तीन बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व। कौन कौन से, पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन, यानी उस डीएनए को पहचानना जिसमें डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है, यानी इस पूरे डीएनए को पहचानना, ठीक है, जिसमें डिजायर्ड डीएनए या डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है, वही जो अभी हमने डिस्कस किया। तो क्या लिखा है, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। हमने प्लांट रिप्रोडक्शन में ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक पढ़ी थी। अब ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में क्या होता है बच्चों, हम
उस पर्टिकुलर जीन को लोकेट नहीं कर पाते जिसकी हमें जरूरत है। उस डिजायर्ड जीन के साथ साथ कई अनडिजायर्ड जीन भी हाइब्रिडाइज हो जाते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, और उसकी वजह से हमें ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जिसमें सारे जो प्रोटीन है वो हमारी ज़रूरत के नहीं है, यानी अनवांटेड प्रोडक्ट और अनवांटेड जीन भी मिलते हैं। तो उनको अवॉइड करने के लिए हम आइडेंटिफाई कर पाए किसको, डिजायर्ड जीन को। सो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन एंड डिजायरेबल जीन, यानी जिसकी जरूरत है वो तो आएगा ही, जिसकी जरूरत नहीं है वो भी हाइब्रिडाइज हो जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग इसी में हेल्प करता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन इसी में हेल्प करता है, क्योंकि इस प्रोसेस को परफॉर्म करके हम केवल डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का जो लूप होल है उसे यहां पर ठीक किया जा सकता है, पहली बात। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब बोला गया है अ पीस ऑफ डीएनए कैन नॉट मल्टीप्लाई इटसेल्फ, और तमाम चीजें हैं, देखते हैं। बोला गया कि जो डिजायर्ड डीएनए है इसको होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करें। क्यों इंट्रोड्यूस करें? जो डिजायर्ड डीएनए है इसमें खुद मल्टीप्लिकेशन की कैपेबिलिटी नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन की कैपेबिलिटी इसमें डेवलप हो इसी के लिए इसमें प्लाज्मिड ऐड किया जा रहा है, क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर खुद को रेप्लिकेट करने वाला जीन प्रेजेंट होता है। इस डिजायर्ड डीएनए में ऐसा जीन प्रेजेंट नहीं, तो जब हम इसको होस्ट में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वहां से स्टिमुलस मिलेगा रेप्लिकेशन का, और प्लाज्मिड जो है रेप्लिकेट करेगा और जो डिजायर्ड डीएनए है उसकी कॉपी बनेगी। यही यहाँ पर लिखा है, अ पीस ऑफ डीएनए कैन नॉट मल्टीप्लाई इटसेल्फ टू इन प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो दैट इट इज इंटीग्रेटेड इनटू रेसिपिएंट जीनोम, इट मल्टीप्लाइज एंड इनहेरिट अलॉन्ग विद द होस्ट। तो रेसिपिएंट या होस्ट के जीनोम में ऐड करना, प्लाज्मिड में ऐड करना जरूरी है, जिससे कि वो होस्ट की बॉडी में जाकर होस्ट की बॉडी में अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाए और आने वाली जनरेशन्स में भी अपने डीएनए को, अपने जो जीन है उसको ट्रांसफर कर पाए। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। अब मजे की बात इसको समझना कि जब होस्ट की बॉडी में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया है तो ऐसा नहीं हो कि एक जनरेशन बाद वो गायब हो जाए, वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीनोम में बना रहे और जनरेशन बाय जनरेशन और उसके आगे की जनरेशन में भी उस डीएनए को और उसकी फिनोटिपिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करता रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक जनरेशन तक रहा उसके बाद गायब हो, नहीं, ये उस ऑर्गेनिज्म में बना रहे आगे की जनरेशंस तक। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं किसमें, जीन मॉडिफिकेशन के लिए। पहले स्टेप की बात कर लेते हैं, जीन मॉडिफिकेशन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाया गया था, जिसकी हम लोग बात करते हैं, 2 साइंटिस्ट थे, स्टैनले कोहेन एंड हार्बर्ट बोयर। स्टैनले कोहेन एंड हार्बर्ट बोयर, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीन मॉडिफिकेशन की शुरुआत करी थी। और पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, समझ गए होंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, अ डीएनए विच कंटेन यानी फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी 2 अलग अलग ओरिजिन के डीएनए को जब एक साथ मिलाया जाता है और एक साथ मिलाने से जो नया डीएनए बनता है उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। आपको याद होगा क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो उसमें भी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है और तब जो क्रोमोसोम बनता है वो भी क्या है, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है, उसमें भी जो डीएनए प्रेजेंट है वो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट का मतलब हो गया कि जिसके जेनेटिक पैटर्न में चेंज हो चुका है, अल्टरेशन हो चुका है, या तो कुछ नया ऐड किया गया है या तो कुछ पुराना रिमूव किया गया। सो द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाया गया था वो यहाँ पे लिखा है, द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज इमर्ज्ड बाय लिंकिंग अ जीन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। तो स्टैनले कोहेन और हार्बर्ट बोयर ने सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था एक बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के प्लाज्मिड में
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इंट्रोड्यूस किया था। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या है भाई? जीन ऑफ इंटरेस्ट है। और साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का जो प्लाज्मिड है ये वेक्टर है, और इस प्लाज्मिड और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के ऐड से जो बना है स्ट्रक्चर पूरा, उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह रहे हैं। तो स्टैनले कोहेन एंड हार्बर्ट बोयर आइसोलेटेड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट अ डीएनए पीस फ्रॉम अ प्लाज्मिड। तो इन्होंने प्लाज्मिड में से रिकॉम्बिनेंट जीन को कट करके एक्सट्रैक्ट किया था, और सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो इन्होंने ही बनाया था। बड़ा फेमस क्वेश्चन ये आता है, स्टैनले कोहेन एंड हार्बर्ट बोयर। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पहला पार्ट, जिसमें हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा। और अब नेक्स्ट पार्ट में जब हम लोग आएंगे बच्चों, तो वहाँ पर जो अभी हमने क्लोनिंग का प्रोसेस देखा था, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो फ्लो चार्ट देखा था, उस फ्लो चार्ट के सारे कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, और उनकी क्या उनके फीचर्स हैं, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, उन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक डेफिनेशन को देखते हुए हम आज की क्लास को, आज के एपिसोड को यहीं एंड करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या कह रही है भाई? ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीशीज, यानी टू डिफरेंट ओरिजिन that are inserted into a host organism to produce a new genetic combination। दो अलग अलग ओरिजिन से लिए गए डीएनए को एक साथ मिलाकर एक तीसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाए, जिससे कि हमें एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिले, और उस नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन से हम या तो सर्विसेज ऑब्टेन करें या प्रोडक्ट ऑब्टेन करें। ठीक है, यानी जेनेटिक पैटर्न में अल्टरेशन कर पाए, चेंज कर पाए, तो उसी को कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, हमारा जो एपिसोड 2 होगा। आज की क्लास से मुझे उम्मीद है कि आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी और किन पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड